Hi everyone. So today we will discuss about residential investment. We have already discussed about the business fixed investment, wherein we have discussed two models. First, we discussed the neoclassical model of business fixed investment, wherein we discussed about rental firms and production firms. And second, we discussed about the stock market theory or the Tobin's Q theory of investment. Now, these two theories were associated with business fixed investment. This theory that we will discuss today, this is associated with residential investment. मतलब हमारे हाउसेस की क्या मार्केट होती है, कैसे वो मार्केट डिटरमिन होती है और उस मार्केट में किन चीज़ों की वजह से हमारी करंट इन्वेस्टमेंट डिटरमिन की जाती है कि हाउस होल्ड मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट और करने की ज़रूरत है या हमें और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो कैसे डिटरमिन करते हैं एंड कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस डिमांड को, हाउसिंग मार्केट की डिमांड को, इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं. So this theory is about the residential investment. Let us start. Now here, जब भी हम बोलते हैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारी दोनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं. फर्स्ट, इसमें वो वाले घर भी इंक्लूडेड होते हैं जो लोग परचेज करते हैं स्पेसिफिकली अपने रहने के लिए. एंड सेकंड, कुछ लोग जो परचेज करते हैं उसको रेंट आउट करने के लिए. दोनों तरीके के घर को हम रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली वो घर परचेज किए जा रहे हैं. सो वी से इट इंक्लूड्स द परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग both by people who live in it themselves and by the landlords who plan to rent it to others. Suppose you are studying in a college and आप किसी आउट स्टेशन से हो, suppose आपका कॉलेज दिल्ली में है, तो यहाँ पे आप कहीं पे एज पीजी रह रहे हो, पेइंग गेस्ट रह रहे हो, तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने जब वो घर खरीदा होगा वो उस साल की इन्वेस्टमेंट में आया होगा. ठीक है, वो खुद नहीं रह रहे बट उन्होंने रेंट आउट किया है, बट अल्टीमेटली एक घर तो परचेज किया है विच यू आर यूजिंग. नाउ टू कीप थिंग्स सिंपल, हम इस थ्योरी में ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी घर खरीदे जा रहे हैं वो सारे के सारे रहने के पर्पस से खरीदे जा रहे हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस स्टॉक इक्विलिब्रियम एंड फ्लो सप्लाई? See, in this theory of residential investment, we will consider that there is a stock supply of households. और ये स्टॉक सप्लाई ऑफ हाउस होल्ड डिटरमिन करती है कि हमारा कितना फ्लो सप्लाई होगा, मतलब कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे. स्टॉक का मतलब होता है कि अभी करंट टाइम पीरियड में हमारे पास कितने घर हैं. ठीक है. सो वी टेक इनटू अकाउंट स्टॉक इक्विलिब्रियम. मतलब हम पहले ये डिटरमिन करते हैं कि हमारे घरों की डिमांड कितनी है हमारी इकोनॉमी के अंदर और उसकी सप्लाई कितनी है. उसके बेसिस पे हमारा प्राइस ऑफ हाउस होल्ड डिटरमिन किया जाता है और यहाँ पे हम रिलेटिव प्राइस डिटरमिन करते हैं. रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है प्राइस ऑफ हाउस होल्ड्स कितना है विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल प्राइस लेवल. मतलब ओवरऑल प्राइस लेवल अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है और प्राइस ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज कर रहा है तो रिलेटिव प्राइस घरों का ज्यादा हो रहा है. ठीक है. सो एक स्टॉक डिटरमिन हो गया कि इस टाइम पीरियड में हमारा 200 इज द इक्विलिब्रियम ऑफ हाउस होल्ड्स. अब ये जो हमारा प्राइस आया है यहाँ पे रिलेटिव प्राइस, ये रिलेटिव प्राइस के बेसिस पे हम ये डिटरमिन करेंगे कि हमारे एक्स्ट्रा घरों की इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारा एक्स्ट्रा फ्लो करने का हमें कितना और जरूरत है, उसको फ्लो सप्लाई बोला जाता है. इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस स्टेप वाइज. सिर्फ एक ब्रीफ दिया था मैंने आपको अभी. सो स्टॉक इक्विलिब्रियम मीन्स दैट देयर आर two parts in this model. First, we will determine the equilibrium, that is the market for the existing stock of houses determines the equilibrium housing price. And this housing price जो हमने stock equilibrium में determine किया है, taking into account the demand and supply of households, this housing price determines the flow of a residential investment. क्योंकि ultimately ये जो relative housing price है, यही एक तरीके से इंडिकेट करेगा कि क्या हमें और इन्वेस्टमेंट करनी है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है. अगर हमारा रिलेटिव प्राइस ऑफ हाउसिंग इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू ओवरऑल प्राइस लेवल, तो लोगों को लगेगा भाई ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसका प्राइस तो एकदम से डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है. देन पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और इन दी हाउस होल्ड प्रॉपर्टी. ओके. नाउ
Let us determine this. So here we say that on the x-axis in this part A, that is the market for housing, here on the x-axis we are taking stock of housing capital, which in this entire theory we will denote by K subscript H. That is K represents that this is our stock of households H. And on y-axis, we are taking the relative price of housing, that is PH by P, where PH refers to the price of household and P refers to the actual price level. So this is the demand curve of the households. Downward sloping demand curve. Downward sloping demand curve का ये मतलब है कि जब it is actually mentioned here also, the demand curve for houses slopes downward. Because अगर ज्यादा high prices होंगे घरों के, then people will prefer to stay in smaller houses. जैसे हमारा कोई भी commodity market में होता है, जितना ज्यादा price होता है उतना ही कम उसका demand होता है. Same is applicable for the housing market also. So the demand curve slopes downward because high prices cause people to live in smaller houses, also to share residences, or sometimes even to become completely homeless. And because हमारा किसी भी गिवन टाइम पीरियड में हम एकदम से तो नए घर नहीं बना सकते हैं, it takes around 2 years, 3 years to build a house. So at a particular time period, this stock, this supply of household is given to us that cannot be changed. It is fixed in that time period. That is why we have a vertical supply curve. So we say at any point in time, the supply of houses is fixed and this is represented by vertical supply curve. और ये point हमारा equilibrium determine करता है and this determines that what is our relative housing prices. This we discussed about the stock equilibrium in the market of houses. Now, thus we say this price of housing adjusts to equilibrate the supply and demand. मतलब जब भी हमारा demand supply change होएगा तो price plays an invisible hand. Remember in micro you might have studied in your first year. So this price will change in order to take this economy, this housing market back to equilibrium level. Now this price will in turn determine the supply of new housing, जिसको हम flow supply भी बोलते हैं. Like any other commodity market, when the relative price of the household with respect to other price is more, then the supply will be more. Remember law of supply? So that is why the supply curve is upward sloping. And in turn, this represents our how much extra residential investment we will do. On the x-axis here, we have taken flow of residential investment represented by IH. That is, the I refers to investment in household market. So this relative price of house determines the supply of new houses. Now, construction firms buy materials, they hire labor in order to build the houses and then they sell the houses at the market price. तो इसका तो ultimately एक घर का क्या cost है वो इन सारे factors के ऊपर depend करता है. So their cost depends on the overall price level, that is P, which reflects what is the cost of wood, what is the cost of bricks, plaster, various other types of raw materials that would have been used in the construction of this house. The higher the relative price of housing, which means जितना ज़्यादा ये PH by P होएगा, relative housing prices, the greater will be the incentive to build houses and the more the houses will be built. अगर हमारा किसी घर को बनाने के लिए सपोज 2 लाख रुपीस लग रहा है बट उसका रिलेटिव प्राइस बहुत ज्यादा है, सपोज 10 लाख रुपीस है, तो हमें उसमें 8 लाख का फायदा होएगा. इन टर्न वी आर गोइंग टू बिल्ड मोर हाउसेस, दैट इज देयर विल बी मोर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट. And thus the flow of new houses, that is residential investment, depends upon the equilibrium price set in the market by the existing houses. और क्योंकि यही इक्विलिब्रियम प्राइस फाइनली डिटरमिन करता है हमारा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या फ्लो सप्लाई कितना होगा. I hope these two diagrams and the explanation for this is clear to you all. Now, here we will discuss next that
दिस मॉडल, दिस थ्योरी ऑफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो अभी अभी हमने डिस्कस की, कि हमने एक स्टॉक इक्विलिब्रियम डिराइव किया, फिर हमने उसकी हेल्प से देखा कैसे हमारा फ्लो सप्लाई, मतलब कितना और ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने नए घर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो थ्योरी है, दिस इज समवॉट सिमिलर टू द क्यू थ्योरी ऑफ, दैट इज टॉबिन्स क्यू, और द स्टॉक थ्योरी ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. There are 2 points. Let us quickly go through this. First, according to the Q theory, business fixed investment depends on the market price of the installed capital. जिन लोगों ने वो लेसन नहीं देखा है, इससे जस्ट पहले शेयर किया था मैंने. You can see that lesson in the same playlist. So we say that according to this Q theory, business fixed investment हमारा डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट प्राइस जो है कैपिटल का वो कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. उसी तरीके से यहाँ पे इस थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया कि हाउसिंग प्राइस कैसा है एज कंपेयर्ड टू द ओवरऑल प्राइस लेवल. And secondly, it says that according to this model of housing market, residential investment depends upon the relative price of housing. And this relative price of housing in turn depends on the डिमांड फॉर हाउसिंग. क्योंकि हमारा सप्लाई तो फिक्स है ना एक टाइम पीरियड में, तो हमारा डिमांड कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर मेजरली डिपेंड करेगा कि हमारा रिलेटिव प्राइस कितना है. सप्लाई इज फिक्स्ड. अगर हमारी डिमांड फॉर हाउसिंग ज्यादा हो जाएगी तो किसी भी चीज की जब एक्सेस डिमांड होती है, प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड इन टर्न, एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, द क्वांटिटी ऑफ हाउसहोल्ड्स और द रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से द फ्लो सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज. Hence, we say that the relative price of housing plays much the same role for residential investment as Tobin's Q does for business fixed investment. So, this theory explained the residential investment. In the next part, so this, consider that this is the first part of the residential investment. In the next part, we will discuss about what leads to the changes in the residential investment. That also contains 2-part diagram. जैसे ये determination के लिए 2-part diagram था, उसमें भी 2-part diagram है. That also I will share with you very soon. All the best for your preparation again, guys. Please take care.